तो ज्योग्राफी तो करवा दी पूरी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेना ज्योग्राफी में, जल प्रदूषण के कारण और प्रभाव, ठीक है, जल प्रदूषण के कारण और प्रभाव, ठीक है। अब सीधे आ जाते हैं हम नागरिक शास्त्र पे। किस पे? नागरिक शास्त्र पे। इसमें एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लिखा हुआ है साफ 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 आपके सामने, क्या है? लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र, लोकतंत्र, व्हाट इज लोकतंत्र? डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? वोट डालना, जनता वोट डालती है, चुनती है अपना उसका। एक होते डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हिंदी में क्या बोलेंगे? डायरेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्यक्ष कैसे लिखेंगे? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, इसको भी समझेंगे अभी। पहले ये वाला क्वेश्चन समझ लो जो सामने पढ़ा है मैंने, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात ही करते हैं। क्या हमारे इंडिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? क्या हमारे इंडिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? नहीं, क्योंकि हाँ देखो, एक्चुअली लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोगों का शासन। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, जनता का शासन, जनता का शासन। मतलब आप शासन कर रहे हो, आपके हिसाब से देश चल रहा है। क्या आपके हिसाब से देश चल रहा है? फिर किसके हिसाब से चल रहा है? हाँ मतलब सबके हिसाब से, मतलब क्या आपके हिसाब से चल रहा है? नहीं, आपके हिसाब से नहीं चल रहा। आपके हिसाब से चल रहा है लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। जब कोई रूल बनाया जा रहा है, कोई पार्लियामेंट में कोई नियम बन रहा है, तो वहां पर आपसे नहीं पूछा जा रहा कि ये रूल बनाए नहीं बनाए, क्या आप किस, लेकिन हाँ पूछा जा रहा है, एक सहमति ली जा रही है किसकी? सांसद की। किसकी? सांसद। क्या? सांसद। अगर देश का कोई रूल बनना है तो सांसद, नहीं तो वैसे ये विधायक, एमएलए। अगर राज्य के लिए कोई रूल बनेगा तो उसके लिए आपने एमएलए को चुन रखा है, और पूरे देश के लिए कोई रूल बनेगा उसके लिए आपने सांसद को चुन रखा है। अब सांसद डिसीजन लेगा, आपका कोई रोल नहीं है, आपने तो सांसद को वोट दे दिया, आपने तो सांसद को वोट दिया, अब सांसद चुनेगा जो भी करेगा काम, हाँ या ना, रूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। समझ पा रहे हो? आपने वोट दिया सांसद को, सांसद रूल बनाएगा। तो क्या ये डायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। ये इनडायरेक्ट है, आपने चुना सांसद को, सांसद बना रहा है रूल, नियम, सांसद मिलकर नियम बनाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष, हमारे हिंदुस्तान में कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां पर डायरेक्ट जनता कोई रूल बनाए, नियम बनाए, उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। हमारे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? हमारे हिंदुस्तान में, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सबसे पूछना संभव नहीं है। किसी नियम को बनाने के लिए सबसे पूछना संभव नहीं है, जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो यहाँ पर भी होता है, जो सांसद होते हैं, मान लो कितने सांसद हैं हमारे लोकसभा में? 530 हैं, जो भी हैं, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे अभी, 530 राउंड है, फिर उसके 545 होते हैं टोटल, कुछ मतलब वैसे भी होते हैं। तो इन सब में से 545 सब सहमत नहीं होते हैं, आधे सहमत होते हैं, आधे सहमत नहीं होते हैं। जिस तरफ ज़्यादा, अगर आधे से ज़्यादा सहमत हो गए 545 के आधे से ज़्यादा अगर सहमति में, तो रूल नियम बन जाएगा, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, हर एक व्यक्ति से पूछना संभव नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। होता क्या है वो भी आपको समझा दिया। अब आ जाओ लोकतंत्र के गुण। जो लोकतंत्र होता है इसके क्या गुण हैं? लोकतंत्र होना क्यों आवश्यक है? अभी तक जैसे मैं आपको पहले हिस्ट्री में पढ़ा के आया, फ्रांसीसी क्रांति वगैरह, वहाँ लोकतंत्र नहीं था, राजा का शासन था, तो कितनी दिक्कत हो रही थी, आप देख पा रहे होगे। अब क्या है, हर एक जगह पर लोकतंत्र है, तो लोगों का शासन होता है, तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। तो लोकतंत्र के क्या गुण है? सबसे पहले आ जाता है, पहला लिख जरूर रखा है, लेकिन पहले आप ये वाला लिखना, जनमत पर आधारित। लोकतंत्र क्या है? जनमत पर आधारित है। जनमत मतलब, जन मतलब जनता, मत मतलब मतदान, मतदान मतलब अपना वोट देना। तो लोकतंत्र किस पे आधारित होता है? जनमत पर। जनमत का मतलब हो गया वोट देना, जनता का वोट देना। तो अगर जो लोकतंत्र होता है वो जनमत पर आधारित होता है, जनता वोट देती है तभी वो सरकार बनती है। तो इसलिए ये एक गुण है किसका? लोकतंत्र का, ठीक है। तो यहाँ पर लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ जनमत के आधार पर सरकार बनाई जाती है। तो सरकार जो नियम बनता है वो इनडायरेक्टली जनता का ही नियम होता है, ठीक है। दूसरा है लोगों के हितों की रक्षा। तो जनता खुद अपना वो चुन रही है, ठीक है, और 5 साल के लिए चुना जाता है। जब अपना चुन रही तो जनता के हिसाब से अगर वो काम नहीं करेंगे, सांसद काम नहीं करेंगे, तो जनता अगली बार हटा देगी, ठीक है। तो लोगों के हितों की रक्षा होती है। लोकतंत्र की वजह से क्या हो रहा है?
लोगों के हितों की रक्षा हो रही है, क्योंकि 5 साल बाद चाहे जनता चाहे तो अगर अगर लोगों के हित की काम नहीं करेंगे, अगर सरकार लोगों के हित में काम नहीं करेगी तो जनता चाहे तो 5 साल के बाद उनको हटा भी सकती है। ठीक है, तो लोगों के हितों की रक्षा हो रही है। उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन मैं सबके मतलब बता रहा हूं, आपको लिखने पड़ेंगे हेडिंग के अंदर, लिखवा नहीं रहा मैं यहाँ पर, समझ पा रहे हो ना। जनमत, अब ये जनमत पर आधारित है लोकतंत्र, तो इसमें लिख लोगे अंदर, इसके क्या लिख लोगे, इसके अंदर लिखना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, क्या लिखोगे, लोगों के वोट, लोगों के मतदान पर आधारित लोकतंत्र, लोगों के मतदान पर आधारित होता है। और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एक लाइन लिख सकते हो, लोगों के हितों की रक्षा क्यों हो रही है, क्योंकि 5 साल के लिए सरकार होती है, 5 साल के बाद लोग उसको हटा सकते हैं अगर वो लोगों के हित में काम ना कर रही हो, तो ये अब लिखना पड़ेगा। उत्तरदायी शासन में क्या लिखोगे, उत्तरदायी शासन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, उत्तरदायी, उत्तर देना, सरकार को उत्तर देना पड़ता है। अगर कोई नियम, कोई काम किया उन्होंने, वो काम जनता को पसंद नहीं आया तो उत्तर देना पड़ेगा। कहाँ पर, पार्लियामेंट में खड़े होके, वहाँ पूछा जाएगा, विपक्ष वाले लोग पूछेंगे तुमने ऐसा क्यों किया, जनता पूछेगी ऐसा क्यों किया, तो उनको उत्तर देना पड़ेगा, तो उत्तरदायी शासन होता है। जब लोकतंत्र में क्या होता है, उत्तरदायी शासन, उत्तर देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, सरकार को जवाब देना पड़ता है, ऐसे लिख दोगे आप, किसी भी नियम के लिए, किसी भी काम के लिए सरकार को जवाब देना पड़ता है, इसको उत्तरदायी शासन कहा जाता है। नागरिकों में गौरव में वृद्धि, नागरिकों के गौरव में वृद्धि लिख लोगे इसमें। उत्तरदायी शासन में क्या होता है, इससे पहले नागरिक गौरव में वृद्धि से अवसर की समानता, सबसे पहले ये लिख लेना अवसर की समानता, इसके बाद ये लिखना, मतलब ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, 3, ये 4 कर लो, नहीं ये 5 कर लो, ऐसे 4 कर लो। अवसर की समानता, अवसर की समानता क्या मतलब है, जब लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र में, लोकतंत्र संविधान के अनुसार चलेगा। अब संविधान में क्या होता है, सब व्यक्तियों के पास अवसर की समानता होती है। अवसर की समानता मतलब जैसे हिंदुस्तान में बात करें तो सबके पास अवसर बराबर नहीं थे, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, अपर कास्ट के लोग हैं, उनके पास ज़्यादा अवसर हैं, आराम से उनके पास पहले से ही पैसा है तो और अच्छे मतलब काम कर सकते हैं और अच्छी अपनी तरक्की में कर सकते हैं। अब जो बेचारा गरीब है वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो वैसा का वैसे ही रह जाएगा हमेशा, समझ रहे हो ना, जो पिछड़ी जाति से है। तो यहाँ पर अवसर की समानता, हमारे संविधान क्या देता है, हमारे लोकतंत्र क्या देता है, अवसर की समानता देता है, पिछड़ी जातियों को आरक्षण देता है, क्या देता है, आरक्षण, पिछड़ी जातियों को मिलता है आरक्षण। आरक्षण की वजह से क्या हो जाती है, अवसर की समानता हो जाती है, ठीक है, सबको समान अवसर मिल रहे हैं, समझ पा रहे मेरी बात को। तो नागरिकों के गौरव में वृद्धि, लोकतंत्र की वजह से क्या नागरिकों के गौरव में वृद्धि होती है, नागरिक क्या कर सकते हैं, अपने गौरव में वृद्धि के लिए उनके पास अवसर में समानता होती है, कुछ भी लिख लेना अपने अनुसार। आलोचना का अधिकार, आलोचना का अधिकार का क्या मतलब है, हाँ वही चीज़ है कहीं ना कहीं, ये भी उत्तरदायी शासन, यहाँ पर आलोचना का अधिकार, यहाँ उत्तरदायी में उत्तर देना पड़ेगा, यहाँ पर आलोचना, मतलब दोनों चीज़ कहीं ना कहीं एक ही है, उत्तरदायी शासन, आलोचना का अधिकार। मतलब क्या है कि जैसे जब जितनी भी जो गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है, वहाँ पर सारे जो सांसद होते हैं वो जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो सारे बीजेपी के ही सांसद थोड़े ना है, वहाँ पर कुछ कांग्रेस के भी चुने गए होंगे, कुछ आप पार्टी के भी होंगे, सब बैठे होंगे। अब बीजेपी गवर्नमेंट कोई नियम बनाएगी तो आलोचना कर देंगे, अगर वो सही नहीं लगेगा नियम तो जो विपक्ष वाले हो आलोचना, आलोचना मतलब समझ रहे हो, आलोचना क्या मतलब है, कहेंगे कि नहीं ये बात गलत है, ऐसे नहीं ऐसे करो, सवाल उठाएंगे। आलोचना मतलब उनकी गलतियां गिनाना, आलोचना मतलब गलतियां सामने प्रस्तुत करना, गलतियां सामने प्रस्तुत करना, आरक्षण की बात हो गई है। उत्तरदायी शासन मतलब उत्तर देना, समझ गए होगे, लिख लेना अपने बात। निर्णयों पर पुनर्विचार, क्या मतलब है इसका, उनमें पुनर्विचार किया जाता है। जैसे आलोचना कर दी इन्होंने क्या किया, विपक्ष वालों ने आलोचना की, तो अब ज़्यादा आलोचना हो गई, जनता भी आलोचना कर रही है, तो पुनर्विचार करना पड़ेगा। जो निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा उस पर क्या करना पड़ेगा, पुनर्विचार करके उस नियम को या तो रखा जाएगा अगर सही लगेगा, या फिर उस नियम को हटा दिया जाएगा पुनर्विचार करके, समझ गए। लिख लोगे, ये 6 नंबर में आएगा, पूरा छाप दोगे। लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो उसको आप छाप देना, ठीक है, रट लो फटाफट इसको। बच्चों ध्यान से सुनो, अब संविधान निर्माण मतलब जो हमारा संविधान है भारत का, उसका निर्माण कैसे हो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अब। तो संविधान निर्माण में आपको क्या क्या जानना आवश्यक है, कब लागू हुआ ये, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ये, ठीक है। अब जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले बहुत सारी समितियां बनाई गई, मतलब एक समिति बैठी कि संविधान कैसे बनाया जाए, क्या हो क्या नहीं हो। तो इसके लिए एक थी प्रारूप समिति, क्या थी, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सही समझ रहे हो।
समझ रहे हो? संविधान सभा के स्थायी सदस्य जो एक ऐसे सदस्य थे, स्थायी सदस्य थे संविधान सभा के। देखो एक तो टेम्परेरी थे, टेम्परेरी मतलब हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या थे? सच्चिदानंद, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो वो सच्चिदानंद कुछ टाइम के लिए अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो बाद में हमारे राष्ट्रपति भी बने, पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा जो बनाई गई थी, संविधान सभा मतलब समझ रहे हो, एक सभा थी जो जो मीटिंग होती थी, संविधान सभा में मीटिंग होती थी संविधान के बारे में कि कैसे लागू हो, क्या नहीं हो। तो उसके जो परमानेंट अध्यक्ष थे उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। नेल्सन मंडेला कौन थे? जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में कौन है? महात्मा गांधी है ना, वैसे ही अफ्रीका में थे नेल्सन मंडेला। वो लोगों के हित में बात करते थे जैसे महात्मा गांधी करते थे। इनकी एक बुक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लिख तो रहा हूं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी बुक है, ठीक है। फ्रीडम मतलब वही समझ रहे होगे आप कि क्या मतलब है इसका। तो अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, सारी चीजें मैं बताता जा रहा हूं आपको। ये ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना, हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति, कौन सी समिति? प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, बाद में जाके राष्ट्रपति भी बन गए। नेल्सन मंडेला की बुक ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर, इनको कहा जाता है क्या कहा जाता है? इन्होंने ये किसके बारे में बात करते थे? ये बात करते थे दलितों के बारे में। दलित मतलब समझ रहे हो? दलित मतलब जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या चाहते थे? दलितों के लिए अवसर, दलितों के हित के बारे में बात करते थे। ये किसके बारे में बात करते थे? हित के बारे में। उनको समानता के बारे में बात करते थे कि उनको समानता मिल जाए। समानता कैसे मिल जाए? आरक्षण वगैरह के थ्रू। और क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि उनको निःशुल्क शिक्षा मिल जाए। क्या मिल जाए? निःशुल्क शिक्षा, मतलब बिना पैसे के शिक्षा मिले। किनको? दलितों को, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें चाहते थे कि सब कुछ उनको मिल जाए दलितों को। किसको? दलितों को सब कुछ चीज़ें मिल जानी चाहिए। तो यहाँ की बात समझ में आ गई। तो संविधान, जो संविधान है, संविधान सभा के जनक किसे कहा जाता है? जनक भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही कहा जाता है, ठीक है। क्या? जनक। संविधान, भारत के संविधान के जनक किसको बोला जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा, बस सब चीज जो दलितों के बारे में जो भी चीज होती थी सब ये चाहते थे सब कुछ उनको मिल जाए। तो इतनी बात क्लियर होगी पूरी? देख लो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू या फिर अंगीकृत। लागू मतलब बन तो पहले ही चुका था, बन क्या तो ये पहले ही तैयार हो गया, लेकिन लागू या फिर अंगीकृत कोई भी वर्ड कह सकते हो। कब हुआ? 26 जनवरी 1900। तो बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, इसी पेज पे मैं पूरा आपका नागरिक शास्त्र खत्म कर दूंगा। थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र बताना है, सामाजिक विज्ञान खत्म, ठीक है। कल का पेपर 70 में 70। ध्यान से समझो, हमारा जो संसद है क्या है? संसद, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में तीन चीजें हैं। हमारे संसद पार्लियामेंट में तीन चीजें हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद में कौन सी तीन चीजें हैं? लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो इन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं बता दे रहा हूं। जो लोकसभा है, इसके सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। कितनी उम्र होना जरूरी है? कितने साल के लिए चुना जाता है? लोकसभा में जो चुना जाता है उसको सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। कितने सालों के लिए? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और कम, सबसे कम उम्र 25 से पहले अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए तो नहीं हो पाएगा। सबसे कम उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष। कितने वर्ष के लिए चुना जाएगा? 5 वर्ष। अगर मैं बात करूं अगर राज्यसभा के सदस्यों की, तो ये ये इसके लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। और कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए, 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज्यादा लोकसभा का होता है, याद कर लेना। 25 वर्ष के लिए
25 वर्ष के लिए, 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये 30 वर्ष कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी? राष्ट्रपति चुनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसको चुनता कौन है? राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, सांसद, उनको तो जनता चुनती है। राष्ट्रपति कौन चुनता है? हैं? कौन चुनेगा? हाँ, दोनों नहीं। देखो, संसद और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, ये जो मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला सवाल। राष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मतलब जो संसद है, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है। विधानसभा मतलब हर राज्य में विधानसभा होती है, ध्यान से सुनना, हर राज्य में विधानसभा होती है। उनमें भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, कुछ निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत वाले नहीं, केवल निर्वाचित वाले। समझ रहे हो मेरी बात को? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो इन सबके संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो चुनेंगे राष्ट्रपति को, वोट देंगे अपना, ठीक है। एक पद्धति होती है एकल पद्धति करके, एकल पता नहीं क्या कहते हैं उसको। तो 4 नाम होते हैं, चार दे सकते हैं, वैसे 2 भी दे सकते हैं। जैसे 4 नाम दे दिए, चारों राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए। जैसे एक पीयूष खड़ा कर दिया, एक वंश खड़ा कर दिया, एक वेद प्रकाश और एक रोहित शर्मा। जब इनको खड़ा कर दिया हमने तो होगा क्या? मैंने मान लो दे दिया वेद प्रकाश को नंबर, यहाँ वेद प्रकाश लिखा है, यहाँ वंश लिखा है, यहाँ पीयूष लिखा है और यहाँ पर रोहित लिखा है, रोहित शर्मा, ठीक है। तो मैंने मान लो वेद प्रकाश को यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ वेद प्रकाश लिखा है, यहाँ रोहित लिखा है। अब मैं ये 4 नाम लिखे हैं तो मैं नंबर दूंगा। वेद प्रकाश को मैं नंबर 1 दे दूंगा, पीयूष को नंबर 2 दे दूंगा, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, ठीक है। तो मतलब मैं पहले नंबर पे किसको चाहता हूँ? वेद प्रकाश को चाहता हूँ। ऐसा नहीं है किसी, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि किसी को चाह ही नहीं रहा, मैं चाह सबको रहा हूँ, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पे किसको चाह रहा हूँ? वेद प्रकाश को। दूसरे नंबर पे पीयूष को चाह रहा हूँ, तीसरे पे रोहित शर्मा, चौथे पे हंस को। समझ गए? तो इस तरीके से राष्ट्रपति की वोटिंग होती है। ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी आपको, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? ध्यान से देखते रहो, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। कौन चुनता है राष्ट्रपति को? संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा 25 वर्ष, याद रहेगा आपको, 5 वर्ष के लिए होते हैं, याद रहेगा आपको, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से हमारे जो संविधान है उसमें हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार मतलब हम हमारे अधिकार लिखे हुए हैं, हर नागरिक का अधिकार है, वो अपने अधिकार लेगा ही लेगा। अगर नहीं उसको मिल रहे हैं ना, वो जाके कोर्ट में जा सकता है, केस कर सकता है। किस पे? गवर्नमेंट पे, या फिर जो भी उसको लेने नहीं दे रहा है। तो 6 कितने अधिकार हैं? 6 और रटना जरूरी नहीं है, रटना नहीं है आपको, बस इतना याद रखना है कि 6 अधिकार हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? तो क्वेश्चन ध्यान से रट लेना। 6 अधिकार हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 अधिकार कौन से? समानता का अधिकार है, मतलब जो अधिकार मुकेश अंबानी के हैं, अनिल अंबानी के हैं, वही अधिकार मेरे भी हैं, आपके भी हैं, ठीक है। समानता का अधिकार है। और इवन अगर कोई पिछड़ी जाति से है तो उसको थोड़ा आरक्षण भी मिलेगा, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा, समानता का अधिकार में ही आता है। स्वतंत्रता का अधिकार, सबको अधिकार है। राइट टू स्पीच, समानता का अधिकार, राइट टू स्पीच। मैं कहीं पर भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी के भी खिलाफ कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये नहीं है गाली देने लगूँ, उल्टा सीधा बोलने लगूँ, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आपने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे एब्यूजिंग चैनल हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसके अधिकार नहीं है, वो अधिकार है, लेकिन तब भी वो गलत तरीका है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण, अगर कोई शोषण हो रहा है किसी वर्ग का, तो उसका अधिकार है कि वो जाके उसके विरुद्ध आवाज उठाए। धार्मिक अधिकार, मतलब हम चाहें तो अपने मंदिर किसी की भी पूजा करें, हमारे भारत में धार्मिक अधिकार है। हम किसी की जिस मस्जिद बना लो, पूजा कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है, अपना अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती है हमारे इंडिया में, संविधान में लिखा है। तो मैं नहीं मिली, ले लेते तुम। होते हैं स्कूल जहाँ फ्री शिक्षा, वहाँ पर तो वो भी मिलता है, खाने को खाना भी मिलता है। अरे हर स्कूल में नहीं, 6 से 14 साल के बच्चों को, उसमें फिर खाने को भी मिलता है उनमें तो। हाँ, यहाँ भी मिलती है, हैं?
तो 6 से 8 तक के जो स्कूल, 6 से 8 तक की क्लास होती है, या फ्री शिक्षा रहती है ऑलमोस्ट, और वो मिलती है मिड डे मील, खाना वो मिलता है दोपहर में। आ रही है बस समझ या नहीं? तो 6 से 14 साल तक को फ्री शिक्षा, शिक्षा का अधिकार है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट धार्मिक उपचार। अब ये क्या है भैया? धार्मिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको कोई सा अधिकार नहीं मिल रहा तो आप ये वाला अधिकार यूज करोगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब ये सबका डॉक्टर है, सारे सबका इलाज करता है, ठीक है। इस ये आपको अधिकार है कि अगर आपको कोई सा अधिकार नहीं मिल रहा है तो इस अधिकार के अनुसार आप केस कर सकते हो, सरकार के पास जवाब मांग सकते हो। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट क्या है? 6 मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। संवैधानिक उपचार का सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्वांतनामो जेल है, कहां पर है? क्यूबा में, याद कर लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़े। क्यूबा एक शहर है, यहां पर है ये। तो बच्चों ध्यान से अर्थशास्त्र देखो, अर्थशास्त्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? साक्षरता पर, जीवन प्रत्याशा पर, अर्जित कौशल पर, तीनों पर निर्भर करती है। तीनों पर, सभी पे ध्यान देना, सभी। मानव पूंजी निर्माण होता है, मानव पूंजी निर्माण शिक्षा में निवेश कर दो तो अभी। मानव पूंजी निर्माण क्या मतलब है? पूंजी निर्माण मतलब पैसे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, मतलब पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं? शिक्षा में निवेश। अगर आप शिक्षा में निवेश कर दोगे, मतलब पढ़ाई में निवेश कर दोगे, बुक खरीदोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, ठीक है। तो प्रशिक्षण निर्माण में निवेश करोगे तो भी पूंजी निर्माण होगा। चिकित्सा में अगर निवेश कर दोगे आप, चिकित्सा में निवेश कर दोगे मतलब कहीं भी जो भी समझ गए होगे आप, तो किसी में भी निवेश कर दो तो पूंजी का निर्माण होता है। गांव में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रहते हैं? 26% गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। पॉवर्टी ऑफ फेमिन्स की बुक है, एक बुक है क्या? पॉवर्टी ऑफ फेमिन्स। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर अमृत सेन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा आपको ये? ठीक है, रुक जाओ बच्चों, एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, इसको और सुन लो ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो क्या है बफर स्टॉक? क्या है बफर स्टॉक? तो आपको बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो जब सरकार क्या करती है, सरकार या फिर कोई भी आपातकालीन स्थिति, समझते हो आप क्या होती है आपातकालीन स्थिति? आपातकालीन स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए बचा के रखी गई वस्तु को बफर स्टॉक कहा जाता है। आपातकालीन स्थिति में किसी वस्तु के इस्तेमाल को बचा के रखने, किसी वस्तु को इस्तेमाल करने के लिए हम उसको बचा के रख लेते हैं, उसको बफर स्टॉक कहा जाता है। समझ पा रहे मेरी बात को? जैसे दाल, चावल, गेहूं, आलू, सब ये क्या करते हैं? जैसे मान लो दाल चावल है, मतलब दाल उग रही है अभी, ठीक है, अभी इस मौसम है दाल का, तो अभी उगा पा रहे हो, फिर नहीं उगा पाओगे, तो क्या स्टॉक में रख ली जाती है उसको। जब नहीं हो पाएगी, जैसे गेहूं है, गेहूं अभी तो हमने कर लिए, एक टाइम आएगा गेहूं नहीं उगा पाएंगे उस टाइम में, ठीक है। रवि की फसल में ही तो उगते हैं गेहूं, तो बाद में हम नहीं कर पाएंगे गेहूं, तो गेहूं को बचा के रखा जाएगा ना, तो उसको बफर स्टॉक कहा जाता है। आलू है, कोल्ड में रखे जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में आलू को बचा के रख लेते हैं। अभी तो आलू हो रहे हैं, तो लेकिन कुछ टाइम बाद आलू नहीं होंगे, तो उसको बफर स्टॉक, मतलब स्टॉक में बचा के रखते हैं, इस सबको बफर स्टॉक कहा जाता है। समझ गए मेरी बात को? लिख लोगे पेपर में। आपातकालीन स्थिति के लिए चीज़ों को बचा के रखना क्या कहा जाता है? बफर स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। हाँ, सब सारी चीज़, गेहूं, चावल वगैरह, आलू वगैरह, दाल वगैरह, सब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने आपको पूरा एसएसटी पढ़ा दिया, पूरा सामाजिक विज्ञान पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है? इसको पढ़ना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कम से कम 3 बार वीडियो देखो। 3 बार वीडियो देखो आप, इसको एक बार अपनी कॉपी पे लिख लो, पेपर से जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लो। सारा पेपर बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा पेपर होगा। और इतना मैंने खड़े होकर आपको पढ़ाया है, तो अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो पहले, और शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। और लाइक तो कर ही दो, लाइक ठोक दो फटाफट।